आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अपन हम आप पढ़ने वाले अपना यूनिट 4 डिज़ाइन थिंकिंग का। ठीक है, ये जो यूनिट 4 है इसमें अपन स्ट्रैटेजिक इनोवेशन की बात करने वाले हैं। मतलब इनोवेशन, देखो इनोवेशन कुछ नहीं होता है, बस एक क्रिएटिविटी इंक्रीज़ करते हो। ठीक है, मतलब आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके कुछ तो भी ऑन प्रेजेंट में जो प्रोडक्ट है उसको या तो इम्प्रूव करते हो, या तो एक नया सा कुछ टेक्नोलॉजी या कोई भी चीज़, एकदम नया आइडिया, मतलब बेसिकली अपनी क्रिएटिविटी इस तरह से यूज़ करते हो कि आप कुछ तो इनोवेट कर रहे हो, है ना। मतलब कुछ नया ला रहे हो, कुछ वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहे हो ना। नया लाने से मतलब नहीं है, आपको हमेशा क्या करना है, वैल्यू प्रोवाइड करना है कस्टमर्स को। ठीक है, और जब कंपनीज़ जो हैं ऐसे वैल्यू प्रोवाइड कर पाती हैं कस्टमर्स को, ठीक है, तो उसे कहते हैं अपन इनोवेशन। ठीक है, और ये अगर इनोवेशन स्ट्रैटेजी को, मतलब ऐसा इनोवेशन इस तरह से हो कि कंपनी को क्या मिले, ग्रोथ मिले। क्योंकि ये पूरा डिज़ाइन थिंकिंग, ये सबका अल्टीमेट गोल क्या है कि हमें ग्रोथ चाहिए, है ना, ग्रोथ चाहिए, तभी तो हम कर रहे हैं। तो इसलिए हमेशा हमको डिज़ाइन थिंकिंग को इस तरह से करना है, और इन अपन को इनोवेशन जो रखना है वो हमेशा स्ट्रैटेजिक इनोवेशन रखना है। ठीक है, तो चलो इस यूनिट को अपन आज ही अभी की अभी निपटा देंगे जल्दी से। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं अपन अच्छे से। Design thinking is a catalyst for a strategic innovation, using human-centered approach to solve 8 key business challenges and unlock hidden values। इससे अपन क्या करेंगे, डिज़ाइन थिंकिंग को अपन एज अ कैटलिस्ट लेके स्ट्रैटेजिक इनोवेशन करेंगे, ताकि हमेशा हम ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच रखें कोई भी बिज़नेस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए। मेनली 8 की बिज़नेस चैलेंजेस होते हैं, है ना, उसको सॉल्व करने के लिए अपन हमेशा ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच रखेंगे, और जिससे अपन को जो हिडन वैल्यूज़ है वो भी अपन को मिल पाए। ठीक है, को प्रिंसिपल हमारा यही होना चाहिए कि हमेशा अपन को क्या रखना है, पीपल फर्स्ट रखना है, एम्पैथीज उनकी समझनी है, इटरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, कोलैबोरेशन, वैल्यू क्रिएशन, इन चीज़ों पे अपन को फोकस करना है। ठीक है, अगर आपने मेरी पिछले वीडियोस नहीं देखे तो आप बिल्कुल जाके देखो, उसमें अपन ने ये सारी एम्पैथी क्या होता है, इटरेशंस क्या होते हैं, कोलैबोरेशंस क्या होते हैं, वर्चुअल टीम्स, डिस्ट्रीब्यूटेड टीम्स में क्या चीज़ें रहती हैं, वो सारे अपन ने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, चलो ग्रोथ पे आते हैं। देखो अल्टीमेटली कोई कितना भी इनोवेशन कर ले, लेकिन उसको हर किसी को, कंपनी को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, है ना, पैसा चाहिए। पैसा कैसे मिलेगा, जब उसके कस्टमर सेटिस्फाई होंगे ना। कस्टमर्स उसके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई अगर नहीं होंगे तो पैसा कैसे देंगे, है ना, नहीं देंगे वो। तो इसलिए ग्रोथ के लिए हमेशा अपन को क्या चाहिए, ग्रोथ के लिए पहले क्या होता था, देखो अभी करंट इसमें आने से पहले मैं बता देती हूँ, पहले क्या होता था, जो कंपनीज रहती थी वो डेटा को लेकर आती थी कि पहले मतलब कुछ भी डेटा यूज़ करती थी अपना बताने के लिए कि 5 साल पहले ये सिनेरियो था, लेकिन हमारा प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद में ये सिनेरियो है कि ऐसा ऐसा हो रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डेटा के हिसाब से करती थी कि इतना % इंक्रीज़ हुआ, रेवेन्यू इतना, ये वो इतना। तो ये सारी जो चीज़ें थी डेटा बेस्ड थी। लेकिन अब क्या कंपनी क्या कर रही है, हमेशा इंस्पिरेशन, है ना, ग्रोथ नीड्स क्लियर इंस्पायरिंग विजन टू अलाइन पीपल एंड ड्राइव एक्शन। देखो ग्रोथ के लिए ना आपको, अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट से एकदम आपका प्रोडक्ट उसको क्लियर नहीं है, ठीक है, या आपका प्रोडक्ट उसके लिए इंस्पायरिंग नहीं है, आपकी जो जर्नी है वो उसके लिए इंस्पायरिंग नहीं है, तो वो आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई वैल्यू नहीं दिखेगा। ठीक है, आपके पीपल और एक्शंस उसके साथ में अलाइन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा अपन को क्या करना है, हमेशा स्टोरी, अपने प्रोडक्ट को एज अ स्टोरी प्रेजेंट करना है। ठीक है, और पहले क्या होता था, पहले डेटा फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन होता था। अब अपन क्या कर रहे हैं, डेटा में कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होता था, कोई इमोशंस नहीं होते थे, है ना, सिर्फ फैक्ट्स, नंबर्स और एविडेंसेस के बेस पे रहता था। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब कंपनीज़ ने अच्छी स्ट्रेटजी लगाई कि हम एक स्टोरी बताएंगे, मतलब मीनिंग क्या है, वो क्यों वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, आखिर क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। ठीक है, इमोशंस के थ्रू उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई ये तो एकदम अमूल दूध जो है, अमूल दूध पीता है इंडिया, अमूल दूध मतलब एकदम ऐसे
ऐसा बिल्कुल उसको दिखा देते हैं कि भाई इंडिया में अगर आप रहते हो तो अमूल दूध नहीं पीते तो क्या ही करते हो। तो इस तरह से एक स्टोरी के फॉर्मेट में उसको बता रहे, ना कि डेटा के फॉर्मेट में, ठीक है। आंसर्स व्हाट, डेटा से आपको सिर्फ क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा, किसका, व्हाट का, कि वो क्या है, ठीक है। लेकिन स्टोरी से आपको ये पता चलेगा कि वो क्यों है ये, वाई, ठीक है। इससे आप क्या कर रहे हो, डेटा से आप माइंड पे इम्पैक्ट करते हो, लेकिन स्टोरी से आप हमेशा हार्ट पे इम्पैक्ट करते हो, ठीक है। ये चीज़ आप समझ पा रहे होगे। अब कुछ स्टोरी टेलिंग की टेक्निक्स होती हैं, है ना। ऐसे ही नहीं है आप कुछ भी स्टोरी बना के आप बता दोगे, ना, स्टोरी टेलिंग की भी कुछ टेक्निक्स होती हैं। पहला होता है कोलैबोरेट में आप क्या करते हो, को क्रिएट, स्टेक होल्डर्स को लेकर आप एक को क्रिएट करते हो स्टोरी, ठीक है। सो द स्टोरी रेजोनेट्स एंड क्रिएट्स ओनरशिप, जिससे आपके स्टेक होल्डर्स को भी क्या लगे कि हाँ यार ये तो एकदम रिलेटेबल है मेरे लिए, है ना। और उससे उनका क्या बढ़ेगा, ओनरशिप भी बढ़ेगा, मतलब कस्टमर्स भी उसके साथ में रिलेट कर रहे हैं। ऐसे कोलैबोरेटिव स्टोरीज आप बना रहे हो, ठीक है। परफॉर्मेटिव मतलब यूज़ बॉडी लैंग्वेज, टोन, टाइमिंग, ठीक है, वॉइस मॉड्यूलेशंस, ये सारी चीज़ें, नरेटिंग टू लाइफ, मतलब इस तरह से आप कुछ परफॉर्मेटिव कर रहे हो, है ना, अपने बॉडी लैंग्वेज, वॉइस मॉड्यूलेशंस ये सब कर रहे हो, तो उसको परफॉर्मेटिव स्टोरी टेलिंग कहते हैं। यार देखो थोड़ा सा पिक्सल्स अनक्लियर हो सकते हैं, क्योंकि देखो ये एक पूरा इमेज है, इसको मैं जूम करके बढ़ा रही हूँ, तो थोड़ा सा जो है वो पिक्सल्स क्लियर नहीं हो सकता है, एकदम ब्लर आ रहा हो। तो अगर आप कमेंट कर दोगे तो मैं आपको ये पूरा PDF, इसमें बहुत सारा कुछ दिया हुआ है, मतलब देखो 50 पेजेस में पूरे 5 यूनिट कवर कर दिए, ठीक है। इसमें आपने शुरू से अगर देखा होगा तो हर जगह पे अपन ने क्या किया, मैंने जितने भी रिसोर्सेस यूज़ करें, ये तो बहुत कम मेंशन करें, और भी ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ करके ये पूरा बनाया है ना। तो सबको भी आप देख सकते हो। और हर यूनिट के साथ में अपन ने क्या किया है, ये इस तरह से माइंड मैप्स बनाने के यूज़ करें, ताकि आपको ईज़िली समझ में आ पाए और आप याद भी रख पाओ उसको। तो इसलिए आप इन नोट्स के लिए आप कमेंट कर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लाइक भी कर दोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये बहुत मेहनत लगती है ये सब बनाने के लिए, ठीक है। अब बनाते हैं अपने टैंजिबल। और दूसरा स्टोरी टेलिंग टेक्निक होता है टैंजिबल, मतलब फिजिकल आर्टिफैक्ट्स। फिजिकल आर्टिफैक्ट्स अपने क्या हो सकते हैं, प्रोटोटाइप्स हो गया, मॉकअप्स हो गए, ठीक है। ये सब अपने क्या है, फिजिकल आर्टिफैक्ट्स हैं। इनको यूज़ करके आप क्या कर रहे हो, अपना स्टोरी बना रहे हो, ठीक है। फ़न क्या होता है, फ़न के अंदर क्या होता है, सिमुलेशन गेम, इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़, मतलब आप गेम्स वगैरह के थ्रू उसका प्रमोशन कर रहे हो। कई बार ऐसे एड्स आपने देखे होंगे जिसके अंदर आपको बोलता है कि चलो ये मूव करो, ठीक है, ये मूव करो, और फिर आप वो मूव करते हो। जैसे ही आप मूव करने जाते हो तो वो आपसे उस चीज़ को डाउनलोड करने के लिए कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, फ़न के थ्रू आप स्टोरी सिमुलेट कर रहे हो, मतलब आप फ़न वे में उसको समझा रहे हो कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऐसे काम करता है, ठीक है। तो सिमुलेशंस गेम, इंटरेक्टिव, ऐसे कुछ भी आप बना रहे हो, कुछ इंटरेक्टिव बना रहे हो, ठीक है, वो इसके लिए होता है। रियलिश के अंदर क्या रहता है, आप क्या कर रहे हो इसमें, ग्राउंडेड इन पॉसिबल एंड पल्सेबल फ्यूचर टू इंस्पायर टीम से, मतलब आप कुछ ऐसा इंस्पायरिंग सा बना रहे हो जो कि ग्राउंडेड भी है ना। तो वो चीज़ अपनी इसके अंदर आती है रियलिश स्टोरी टेलिंग के अंदर। इससे क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि आप क्रिएट्स नैरेटिव ड्रिवन कोहेजन, अलाइंस डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड मेक्स और ऑर्गेनाइजेशन अजाइल। ये इम्पैक्ट रहता है इसका। देखो अभी अपन स्ट्रैटेजिक फोरसाइट इसको भी देख लेते हैं। देखो मैंने इधर पे इसको एज अ नोट्स भी रखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा जूम हो गया ये, ठीक है। लेकिन नोट्स में क्या होता है, उतना किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता, इसलिए मैं आपको उसके थ्रू बता रही थी, ठीक है। तो नोट्स भी अपन बीच बीच में देखते जाते हैं, ठीक है। ग्रोथ अपन ने देख लिया, ग्रोथ इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फॉर लीडरशिप, बट क्लासिक कैटेगरीज लाइक पार्टनरशिप्स और प्रोडक्ट एक्सटेंशंस रिक्वायर कोहेसिव विजन टू सक्सीड, ठीक है। पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग क्या है, स्टोरी प्रोवाइड्स मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट, इनेबलिंग टीम्स टू अंडरस्टैंड वाई चेंज मैटर्स, क्यों ये चेंज मैटर करता है, चेंज मैटर्स, ठीक है। ये चीज़ है, तो ये आप ज़रूर लिखना, ठीक है। स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स अपन ने देख ली, कोलैबोरेटिव, परफॉर्मेटिव,
टेंजिबल, फन और रियलिश इंश्योरिंग। देखो रियलिश थोड़ा सा समझ में नहीं आया था ना। इंश्योरिंग नरेटिव्स आर ग्राउंडेड इन पॉसिबल एंड पल्सेबल ग्रोथ टू इंस्पायर टीम से। मतलब आप एकदम ऐसा ऐड नहीं बना रहे हो जो एकदम हाई फाई एकदम मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा वर्चुअल क्या कहना चाहिए उसे, हाइपोथेसिस क्या कहते हैं यार उसे, आई कैंट रिमेंबर द वर्ड एग्जैक्टली। तो आप ऐसे एकदम वो नहीं बना रहे हो, फैंटेसी नहीं क्रिएट कर रहे हो, आप सारी चीज़ें क्या कर रहे हो, रियलिश रख रहे हो, है ना, ग्राउंडेड रख रहे हो सारी चीज़ें। तो उससे आपको आपकी टीम्स को क्या रहेगा, रियल चीज़ें रहेंगी तो इंस्पिरेशन मिलेगी, ठीक है। इससे एक तरह से स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट अपन क्रिएट कर रहे हैं, नैरेटिव अपन डिफाइन करते हैं स्टोरी के थ्रू, ठीक है, कि ये जो चेंज है ये क्यों मैटर कर रहा है, ठीक है। अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू बिकम मोर फ्लूइड एंड एजाइल बाय यूनिफाइंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। चलो अब स्ट्रैटेजिक फोरसाइट के अंदर प्रेडिक्टेबिलिटी क्या होती है। प्रेडिक्टेबिलिटी इज़ द एक्सटेंट टू विच फ्यूचर एनवायरनमेंट कैन बी फोरकास्ट। ट्रेडिशनल प्लानिंग ऑफर्स रिलाइज ऑन सिंगल पॉइंट फोरकास्टिंग विच इज़ इनसफिशिएंट टू वायलेट लैंडस्केप। देखो पहले क्या होता था ट्रेडिशनल प्लानिंग में, जो टीम्स रहती थी वो क्या रहती थी, वो बस थोड़ा बहुत रिसर्च करके एक सिंगल पॉइंट को कैटर करती थी कि ऐसा अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में आया तो ऐसा 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 हो सकता है कि ये इस वे में पसंद आए प्रोडक्ट और इस तरह के ऑडियंस को नहीं पसंद आए, है ना। बस इतना ही देखती थी, ज़्यादा कुछ उसमें रिसर्च वगैरह नहीं करती थी, है ना। मतलब उनका जो फोर साइड है, देखने का नज़रिया रहता है वो काफ़ी शॉर्ट रहता है, उतना ज़्यादा फ्यूचर नहीं देखती थी, वो बस एक सिंगल पॉइंट तक उस चीज़ को देखती थी। लेकिन अब क्या होता है, अब होता है एकदम स्ट्रैटेजिक फोरसाइट, है ना। मतलब जो प्रेडिक्टेबिलिटी रहती है वो अपन काफ़ी लंबे टाइम तक रहते हैं। इसलिए स्ट्रैटेजिक फोरसाइट के कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे वीक सिग्नल स्क्रीनिंग। वीक सिग्नल स्क्रीनिंग में रहता है कि सर्चिंग द एनवायरनमेंट, है ना। तो आप एनवायरनमेंट सर्च करते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर जो रहेगा आपका शिफ्ट करेगा, ठीक है। जैसे कि आपने कुछ इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ बनाई, ठीक है, तो इंटरनेट, स्टार्टअप्स, मीडिया, ये सारे इसके क्या रहेंगे, सिग्नल्स रहेंगे, ठीक है। इमर्जिंग शिफ्ट्स इन टेक्नोलॉजी एंड बिहेवियर, ठीक है। वीक सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर क्या रहता है, मिनट। वीक सिग्नल प्रोसेसिंग में आप क्या करते हो, रिव्यूइंग अजम्पशंस एंड क्रिएटिंग ऑर्डर फ्रॉम रॉ स्कैनिंग डेटा। इसको भी अपन देख लेते हैं। हाँ, तो वीक सिग्नल स्कैनिंग में अपन क्या देख रहे थे, वीक सिग्नल स्कैनिंग में आप मतलब ऐसी चीज़ें देख रहे हो जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट है या प्रोजेक्ट है वो क्या हो सकता है, वीक पड़ सकता है ना। जैसे कि आपने कुछ इंटरनेट मतलब कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ बना दी, ठीक है। तो अगर वो बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे डिपेंडेंट है ना, तो हो सकता है कि जो अपने अर्बन रूरल एरियाज़ हैं उसमें इसका अलग इम्पैक्ट पड़े, है ना, और अर्बन एरियाज़ में अलग इम्पैक्ट पड़े। तो ऐसे वीक सिग्नल स्कैनिंग इसके अंडर आते हैं। मतलब ऐसे एनवायरनमेंट का अपन सर्च कर रहे हैं जिसके अंदर आपका जो फॉर इमर्जिंग शिफ्ट्स इन टेक्नोलॉजी एंड बिहेवियर, मतलब आपका जो शिफ्ट हो रहा है और बिहेवियर हो रहा है उसके अंदर किस तरह से उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ये चीज़ अपन देखते हैं। मतलब फोरसाइट मतलब दूर का देखना, है ना, देखना उस चीज़ को। तो उस चीज़ को एनालाइज करते हैं कि इमर्जिंग शिफ्ट्स इन टेक्नोलॉजी एंड बिहेवियर के साथ में आपका जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से उस एनवायरनमेंट सर्वाइव करेगा, ठीक है। वीक सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर क्या रहता है, आप अजम्पशंस को रिव्यू करते हो, है ना, कि जो लोगों में पहले से बने अजम्पशंस हैं, ठीक है, और क्रिएटिंग ऑर्डर फ्रॉम रॉ स्कैनिंग डेटा का यूज़ करके फिर आप वो चीज़ें क्या कर रहे हो, बना रहे हो, ठीक है। वीक सिग्नल एम्पलीफिकेशन के अंदर क्या कर रहे हो, आइडेंटिफाई सिग्नल्स विथ हाईएस्ट पोटेंशियल इम्पैक्ट,
मतलब अपन वीकनेस सारे हटा के अपन ऐसे सिग्नल्स देख रहे हैं जिसके अंदर पोटेंशियल इम्पैक्ट, मतलब इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा रहे, ताकि अपन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी बिल्ड कर पाए। ठीक है, ऐसे सिग्नल्स को अपन देख रहे हैं। इसको अपन और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे अपने इमेज, अपने डायग्राम के थ्रू, उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इससे अपन को क्या मिलेगा? कॉन्टेक्स्ट मैपिंग इलिस्ट्रेटिंग द कंडीशंस एंड रूल्स दैट फ्रेम फ्यूचर सिनेरियो। मतलब फ्यूचर के सिनेरियोज़ को भी अपन देख के उस चीज़ को बना रहे हैं। ठीक है, करेंट कंडीशंस को इलिस्ट्रेट कर रहे हैं और फ्यूचर के सिनेरियोज़ को भी फ्रेम कर रहे हैं। ठीक है, सिनेरियो डेवलपमेंट मतलब यूजिंग स्टोरी टेलिंग टू ड्रामेटाइज द इम्पैक्ट ऑफ चॉइसेस एंड रिहर्स रिस्पॉन्स टू पॉसिबल फ्यूचर्स। मतलब आप सिनेरियोज़ बना के उसकी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को भी देख रहे हो, है ना। देखो, सिनेरियोज़ बनाने से क्या होता है कि आपको एकदम रियल इंसाइट्स उससे मिल जाते हैं, है ना। काफ़ी कुछ रियल इंसाइट्स मिल जाते हैं। ठीक है, चेंज सेंस मेकिंग, इसके अंदर क्या आता है? चेंज इज़ एट द हार्ट ऑफ लीडरशिप। मतलब आपके लीडरशिप के अंदर चेंज हमेशा होना चाहिए, है ना। ये उसका हार्ट है। रिक्वायरिंग एन ऑर्गेनाइजेशन टू नॉट ओनली एक्सपेक्ट एंड प्रिपेयर इंडस्ट्रियल शिफ्ट। मतलब आपको हमेशा चेंज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सिर्फ एक्सपेक्टेशंस अजम्पशंस के ऊपर कुछ नहीं होता है ना, इंडस्ट्रियल शिफ्ट्स के ऊपर कुछ नहीं होता है। ठीक है, जैसे एआई जो होता, किसी को नहीं पता था कि एआई इतना ज़्यादा एक्सपांड हो जाएगा, है ना, इतना ज़्यादा फैल जाएगा, लेकिन वो सारी चीज़ें क्या हुई? शिफ्ट हुई। ठीक है, सेंस मेकिंग फ्रेमवर्क के अंदर क्या रहता है? ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इन्वॉल्व्स 3 कंपोनेंट्स: डिस्क्रिपेंसी, एप्रोप्रिएटनेस, एफिशिएंसी। ठीक है, डिस्क्रिपेंसी के अंदर क्या रहता है? द केस फॉर चेंज। मतलब आप किस सिनेरियो में उस चीज़ को चेंज करोगे। एप्रोप्रिएटनेस मतलब क्या राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एफिकेसी के अंदर क्या रहता है? द एबिलिटी टू हैंडल इट। मतलब उस चेंज के हिसाब से, है ना, आपकी जो स्ट्रैटेजी रहेगी उस चीज़ को आप हैंडल कैसे करोगे, वो एफिकेसी के अंदर आता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेंस मेकिंग, इसके अंदर कुछ प्रोसेस रहती है। इट इन्वॉल्व structuring the unknown by placing stimuli into frameworks and comprehend predict future events. Identity रेट्रोस्पेक्शन एंड द इंक्रीमेंटल इन्वायरमेंट्स, ये अपन ने पहले भी देख चुका है। ठीक है, तो विजुलाइजेशन अपन पता है कि आप क्या कर रहे हो, सारी चीज़ों को विजुलाइज कर रहे हो। सेंट्रल टू सेंस मेकिंग, एक सेंस मेकिंग चीज़ बना रहे हो, मतलब मेंटल मॉडल्स बना रहे हो जिससे आप छोटे छोटे डॉट्स को आप कनेक्ट करके उस चीज़ तक पहुंच रहे हो कि भाई ये सारी चीज़ें जो हो सकती है, मतलब यही इसमें। ठीक है, मेंटेनिंग एंड रिलेवेंस रिडेफिनेशन। देखो, इसको अपन और ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं नीचे। ठीक है, रिलेवेंस क्या होता है? क्रिएट्स आर डीप डाइव बिटवीन ब्रांड्स। विदाउट ट्रांसफॉर्मेशनल इनोवेशन ब्रांड्स रिस्क बिकमिंग इंटरचेंजेबल कमोडिटीज़। ठीक है, देखो, पीपल को मतलब जैसे कंपनीज क्या करती हैं, पीपल को हमेशा क्या देखती है? टारगेट ऑडियंस, एक टारगेट ऑडियंस की तरह देख रही है, या मतलब एक पूरी एरिया को वो देख रही है, तो उसको एक क्या समझ रही है? मतलब एक सोर्स ऑफ इनकम समझ के काम कर रही है। ठीक है, उससे क्या होता है? वो उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाता है। तो आप क्या कर रहे हो? थोड़ा सा अपना पीपल को एज अ प्रोडक्ट नहीं देख रहे हो, है ना। पीपल को एज अ प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो उतना आप रिलेवेंस नहीं क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? वैल्यू को रीडेफिनेशन कर रहे हो, वैल्यू रीडेफिनेशन कर रहे हैं अपन इधर पे। दिस डिज़ाइन अप्रोच, इसमें ये अपन नीचे और देखते हैं कस्टमर सेंटरिंग क्वेश्चंस। मतलब आपको खुद को कस्टमर की जगह पे, मतलब खुद को एक कस्टमर समझना है कि आप ही एक कस्टमर हो। ठीक है, तो कस्टमर सेंट्रिक क्वेश्चंस खुद से पूछना है। हाउ कैन यू सॉल्व माई प्रॉब्लम क्विकली, मतलब हाउ माइट भी अपन ने देखा था पहले भी, है ना, तो वही चीज़ है। हाउ कैन यू सॉल्व प्रॉब्लम फॉर मी दैट आई डोंट इवन नो आई हैव। तो इस तरह के क्वेश्चन खुद से पूछना है। वैल्यू मैपिंग वर्कशॉप अपन को रखने हैं। ठीक है, उसको अपन देख लेंगे नीचे। एक्सट्रीम कॉम्पिटिशन, देखो क्या है कि इनोवेशन की ज़रूरत अपन को क्यों है? क्योंकि मार्केट में जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एक ही चीज़ के लिए, एक ही वर्क के लिए कई सारी जो है ब्रांड्स अपन के पास में अवेलेबल है। जैसे टूथब्रश के ब्रांड्स हो गए, या डेंटल के लिए अपने पास में कोलगेट है, अपने पास में ओरल बी, और पता नहीं कितनी सारी नई नई ब्रांड्स आ गई हैं। रेड क्या था वो,
माउथ फ्रेश क्या तो था यार वो रेड करके, क्लोज़अप, हाँ क्लोज़अप। तो देख रहे हो मतलब कितना ज़्यादा कंपटीशन है। अगर आप उसमें कुछ भी इनोवेशन नहीं रखोगे, है ना, तो क्या रहेगा, आप मार्केट से आउट हो जाओगे। आपका प्रोडक्ट जो है वो पुराना हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। जैसे पार्ले जी था, पार्ले जी पहले कितना पॉपुलर था, फिर मार्केट में कितनी सारे प्रोडक्ट्स आ गए बिस्किट्स के, है ना। और फिर पार्ले जी ने भी क्या किया, पार्ले जी गोल्ड लेकर आया, ठीक है। उसकी जो प्यारी सी लड़की थी उसको हटा दिया, काफ़ी बुरा किया यार, बहुत अच्छी लड़की थी। चलो कोई नहीं, छोड़ो। तो ये चीज़ है, उससे आपको समझ में आएगा कि स्टोरी टेलिंग और ये सारी चीज़ें कैसे होती है, इनोवेशन कैसे इम्पैक्ट करता है, ठीक है। देखो एक्सट्रीम कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस डिज़ाइन करना पड़ेगा। मतलब ट्रेडिशनल कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज़ ऑफन लीड टू कमोडाइजेशन। कमोडाइजेशन मतलब आप चीज़ को, जब आप ट्रेडिशनली आप देख रहे थे तो आप हमेशा चीज़ को क्या कर रहे थे, कॉमोडाइज़ कर रहे थे। मतलब हर चीज़ को एक चीज़ की तरह देख रहे हैं, एज अ थिंग देख रहे थे। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो कि आप हर चीज़ को एज अ ऑप्टिक कैटेगरीज में रख रहे हो, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो उस चीज़ को। एक्सपीरियंस डिज़ाइन डायमेंशंस के अंदर अपने क्या रहता है, स्कोप, इंटेंसिटी, ट्रिगर्स, मीनिंग्स। देखो स्कोप के अंदर इसको अपन नीचे डायग्राम्स के थ्रू देखते हैं यार, इसमें उतना क्लियर नहीं होता है क्योंकि द प्रोसेस ऑफ सेंस मेकिंग ये अपन ने देख लिया है। ये भी देख लिया है, हाँ एक्सट्रीम कंपटीशन। यहाँ से अपन देखते हैं एक्सट्रीम कंपटीशन, एक्सपीरियंस डिज़ाइन। प्रोडक्ट्स कैन बी कॉपीड बट एक्सपीरियंस आर हार्ड टू रेप्लिकेट। देखो प्रोडक्ट कोई भी कॉपीकेट कर सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस आपसे कोई भी रेप्लिकेट नहीं कर सकता है। इसलिए अपने पास में 4 डायमेंशंस होते हैं एक्सपीरियंस डिज़ाइन के, ठीक है। पहला क्या है, स्कोप। स्कोप के अंदर आप क्या करते हो, एंड टू एंड आप क्या करते हो, पॉइंटिंग करते हो कि कस्टमर का इंटरेक्शन आपके प्रोडक्ट से कितना होता है, कितना किस एंड से किस एंड तक हो सकता है, ठीक है। वो होता है स्कोप के अंदर आता है अपने वन स्कोप, ठीक है। उसमें आप एंड टू एंड मैपिंग कर रहे हो। इंटेंसिटी के अंदर क्या आप देख रहे हो, प्रायोरिटाइज द टच पॉइंट्स दैट आर हाईली इमोटिव एंड रैशनल। मतलब आप ऐसे टच पॉइंट्स देख रहे हो जो बहुत ज़्यादा इमोटिव है, जो बहुत ही ज़्यादा जिससे आपका कस्टमर जो है इंटरेक्ट कर रहा है। ऐसे टच पॉइंट्स को आप इंटेंसिफाई कर रहे हो, ठीक है, कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। ट्रिगर्स में आप क्या कर रहे हो, यूज़र स्टिमुली ना, मतलब ऐसे पॉइंट्स देख रहे हो कि अगर आपने ये चीज़ नहीं करी तो आपका यूज़र आपसे जा भी सकता है ना। स्टिमुली अपने देखा होगा, ये प्लांट है, ठीक है। विजुअल्स, स्मेल्स, साउंड्स, कलर्स, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो टू एलिसिट रिकॉग्नाइजेशन। मतलब किस ऐसे कौन से ट्रिगर पॉइंट्स हैं उसको अपन देख रहे हैं, है ना, कि जिससे आपका यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है। और अगर आपने वो चीज़ सही से मैनेज नहीं करी तो हो सकता है आप वो ग्रुप ऑफ पीपल को लूज़ कर पाओ, है ना। मीनिंग्स के अंदर आप क्या देख रहे हो, कोर वैल्यूज़ निकाल रहे हो, ठीक है, इमोशनल कनेक्शन निकाल रहे हो, डीप एंगेजमेंट रख रहे हो इसमें, ठीक है। कस्टमर जर्नी मैपिंग के अंदर क्या रहता है, कस्टमर की जर्नी को आप मैप कर रहे हो, ठीक है। कस्टमर जर्नी को मैप कर रहे हो। पहले अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट को आप मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसके अवेयरनेस क्रिएट करोगे, उसका कंसिडरेशन देखोगे कि उसको कैसे कंसिडर करेगा यूज़र, ठीक है। परचेज़ कैसे करेगा, उसका यूज़र कैसे होगा, और अगर उसको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उसके सपोर्ट के लिए क्या चीज़ें होने वाली है, ठीक है। बेनिफिट्स इसके क्या होते हैं, इससे आइडेंटिफाई कर पाओगे आप पेन पॉइंट्स, इससे आप CX इम्प्रूव करोगे, इंक्रीज सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी, ठीक है। ये इसका बेनिफिट्स होते हैं किसके, कस्टमर जर्नी मैपिंग के, ठीक है। अब अपन आते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, ह्यूमनाइजेशन। देखो जो अभी अपन ने बात करी थी ना कि AI के आने के बाद में सारी कंपनी ने क्या हुआ कि जो कंटेंट क्रिएटर्स है, ठीक है, कंटेंट क्रिएटर्स के और ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई, है ना, क्योंकि AI ने क्या किया, एकदम जेनेरिक कंटेंट्स बना दिया, ठीक है। तो लेकिन अपना ह्यूमन टच तो हमेशा ज़रूरी है ना, क्योंकि अपन ह्यूमन्स हैं, है ना। अपन को हर चीज़ में इमोशंस चाहिए, है ना। तो स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर अपन क्या रहे थे, ह्यूमनाइजेशन। आप कैसे ह्यूमन टच को इम्प्रूव कर सकते हो। स्टैंडर्डाइजेशन इम्प्रूव एफिशिएंसी बट कैन रिमूव द ह्यूमन टच। कंपनीज़ क्या कर रही हैं,
मतलब जो कंपनीज रहती हैं वो हर चीज़ को स्टैंडर्डाइज़ करना चाहती हैं, लेकिन अगर आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइज़ करना की कोशिश करोगे तो उससे क्या होगा कि आपका ह्यूमन टच जो है वो जा सकता है ना। हर चीज़ इतना ज़्यादा स्टैंडर्ड कर दोगे तो ह्यूमन टच तो चला जाएगा। माँ का प्यार जैसे कहते हैं ना कि रेस्टोरेंट में खाना तो वो भी बना सकता है, रोबोट भी बना सकता है, लेकिन जो एकदम जो घर का खाना रहता है ना, घर का खाना एकदम कितना प्यार से बनाती है अपनी मम्मी, तो ये चीज़ें रहती हैं ह्यूमन। इसलिए स्टैंडर्डाइज आप रखो चीज़ें, पर उसको ह्यूमनाइज रखना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए ये मैटर करता है, ठीक है। ह्यूमनाइजेशन के अंदर क्या रहा है, री इंसर्ट ह्यूमन सेंटर्ड क्वालिटीज़ टू इंट्रोड्यूस न्यू मीनिंग एंड बिल्ड डीपर कनेक्शन। डीपर कनेक्शन बनाने के लिए आप क्या कर रहे हो, ह्यूमनाइजेशन कर रहे हो, ठीक है। रीजनरेटिव लीडरशिप, इसके अंदर क्या रहता है, मूव फ्रॉम व्यूइंग एम्प्लॉयज़ एज कॉग्स इन अ मशीन टू नरिशिंग ह्यूमन स्पिरिट ग्रोथ एंड वेलबींग। जैसे कंपनीज में भी क्या रहता है, आप एम्प्लॉयज़ को एज अ कॉग्स इन मशीन, मतलब जो मशीन के अंदर काम करते हैं, काइंड ऑफ रोबोट समझ लो, तो वो ना समझ के आप उसको क्या देखो, एज अ ह्यूमन स्पिरिट देखो, है ना। उस इंसान के अंदर भी क्या है, आत्मा है ना, उसको देखो और उसकी भी ग्रोथ के बारे में आप सोचो, उसके भी वेलबींग के बारे में सोचो, है ना। उससे कहते हैं अपन रीजनरेटिव लीडरशिप, है ना। मतलब ह्यूमन्स को एज अ कॉग्स इन अ मशीन नहीं देख के आप उसको एक ह्यूमन स्पिरिट एज की तरह ट्रीट करो, ठीक है। ह्यूमनाइजिंग लैंग्वेज, इसके अंदर क्या रहता है, देखो अपन ने अभी देखा था कि हर कंपनीज क्या देखती है, आप हर चीज़ को टारगेट ऑडियंस, रिसोर्सेज, ये सब समझती हैं। तो सबसे पहला अगर आपको चीज़ों को स्टैंडर्डाइज ना करके ह्यूमनाइज करना है तो सबसे पहले आपको अपना लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा। लैंग्वेज कैसे चेंज करोगे, आप कुछ चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो, जैसे टारगेट को रिमूव करके आप क्या करो, उसको पीपल कहो, है ना। टारगेट नहीं है वो, वो इंसान है भाई, ह्यूमन सेंट्रिक रखो चीज़ें, ठीक है। रिसोर्सेस नहीं, कस्टमर्स, सेगमेंट्स को नहीं, कमोडिटीज़, वो सेगमेंट्स मतलब ग्रुप, ठीक है। तो सेगमेंट्स नहीं है वो कमोडिटीज़ है भाई, हेड काउंट नहीं, पार्टनर्स हैं वो हमारे, ठीक है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपका एंगेजमेंट जो रहेगा हाई रहेगा, ट्रस्ट रहेगा, मीनिंगफुल रिलेशनशिप, मतलब रिलेशन एकदम अच्छे रहेंगे, ठीक है। और कस्टमर्स भी आपके हैप्पी रहेंगे। सिर्फ लैंग्वेज शिफ्ट से देखो, सिर्फ लैंग्वेज शिफ्ट से कितना ज़्यादा इम्पैक्ट बढ़ रहा है, आप अच्छे रिलेशनशिप्स बना पा रहे हो, आपके कस्टमर्स खुश हो रहे हैं, ठीक है। सिर्फ लैंग्वेज मतलब टारगेट की जगह आपने उसको पीपल बोल दिया, कितना अच्छा लगेगा। हेड काउंट की जगह उसको पार्टनर्स बोल दिया, आए हाय भाई। देखो मैंने भी देखा था, मेरे एक भैया हैं, वो रैपिडो में काम कर रहे थे, तो उनको क्या बोला, उनको ड्राइवर्स नहीं बोला, उनको वो नहीं बोला, उनको क्या बोला कि वो कुछ तो अच्छा सा नाम दिया था, डिलीवरी पार्टनर्स करके ऐसा कुछ तो था। तो कितना अच्छा लगता है ना उनको सुन के, उनको एज अ मशीन नहीं ट्रीट करके अपन ह्यूमन सेंट्रिक रख रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे अपने जो हाउस में मेड्स रहती हैं उनको अपन मेड्स ना बोल के क्या बोलते हैं, दीदी। इंडियन हाउस होल्ड्स में अपन दीदी बोलते हैं, है ना। कुछ तो भी अच्छा सा बोलते हैं ताकि उनको ये ना लगे अरे यार मुझे तो मेड समझ रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अब हर चीज़ स्टैंडर्डाइज करने से क्या ही मिल जाएगा, है ना। तो क्रिएटिव कल्चर, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, देखो जो अपना पूरा कल्चर हो रहा है वो सब क्या हो रहा है, एकदम अनसर्टेन चीज़ है ना। मतलब हर चीज़ में लोगों को क्रिएटिविटी इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि से चीज़ें जो है बहुत जल्दी जल्दी रैपिडली चेंज हो रही हैं। तो अपन को रैपिड प्रोटोटाइपिंग भी करना पड़ता है, रैपिडली चेंज हो रहा है तो रैपिडली इनोवेट करना पड़ेगा, रैपिडली प्रोटोटाइपिंग भी करना पड़ेगा। मतलब जल्दी से उस क्रिएटिव आइडियाज़ लाओ और क्रिएटिव आइडियाज़ को जल्दी से टेस्ट करो, ठीक है। प्रोटोटाइप बनाओगे पहले, अपन ने देखा था, अब स्टार्टिंग से पढ़ रहे अपन, पहले प्रोटोटाइप बनाते हो, फिर उसको क्या करते हो, आइडिया लाते हैं, उसको प्रोटोटाइप बनाते हो, फिर उसका फीडबैक लेके उसको इम्प्रूव करते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, क्रिएटिव कल्चर सेलिब्रेट्स अनसर्टेनिटी। इससे जो अनसर्टेनिटी है वो भी आप जितना ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें रखोगे उससे अनसर्टेनिटी भी आप मैनेज कर पाओगे, एम्बिग्यूटी नहीं रहेगी, कंटिन्यूस लर्निंग मिलेगी उससे, ठीक है। जैसे कि अपन ने टी शेप्ड इंडिविजुअल्स देखा था। टी शेप्ड इंडिविजुअल्स क्या रहेंगे, जिसके अंदर आपके
जो रहेगा, मतलब उसको डेप्थ तो है, मतलब किसी एक एरिया में उसकी डेप्थ तो है, लेकिन हॉरिजॉन्टल बार क्या बताएगा कि वर्टिकल बार क्या बता रहा है, उसकी डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। एक एरिया में उसकी बहुत ज़्यादा डेप्थ है, लेकिन हॉरिजॉन्टल बार क्या बता रहा है कि उसमें स्किल्स एंड नॉलेज अक्रॉस मल्टीपल एरियाज़, मतलब मल्टीपल एरियाज़ के अक्रॉस भी उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन एक ऐसा एरिया है जिसमें उसकी डेप्थ है। तो ऐसे लोगों को ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, प्रमोट करती है ना। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इंक्रीज टीम ओनरशिप, मतलब एवरीवन शेप्स द फ्यूचर, हर कोई फ्यूचर का शेप करता है, ठीक है। इससे टीम में ओनरशिप बढ़ती है। डीपन इंसाइट, मतलब बिग पिक्चर और डिटेल्स टुगेदर, मतलब बड़ी पिक्चर भी देखो, लेकिन छोटी छोटी डिटेल्स को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, छोटी छोटी डिटेल्स को भी रखते हो, डीप इंसाइट्स रखते हो, ठीक है। इम्प्रूव प्रेडिक्टेबिलिटी, मतलब आपके पास में जब क्लियर ब्लूप्रिंट रहेगा तो आपको फ्यूचर का स्टेट भी समझ में आने लगेगा। एक फ़िलॉसफी है कि लर्न फास्ट, लर्न चीप, फेल अर्ली, सक्सीड सूनर, ठीक है। ये अपन कई बार देख चुके हैं, ठीक है, मुझे फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रैटेजी एंड ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस मॉडल डिज़ाइन, देखो क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल प्लानिंग इज़ रिजिड एंड नॉन क्रिएटिव, बिजनेस मॉडल डिज़ाइन ब्रिंग्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड वैल्यू फोकस। ट्रेडिशनल प्लानिंग में क्या रहता है, सारी चीज़ें एकदम रिजिड रहती हैं कि हमें ऐसा करना है तो ऐसा ही करना है, लेकिन बिजनेस मॉडल डिज़ाइन में क्या रहता है, चीज़ें फ्लेक्सिबल रहती हैं और वैल्यूज़ पे फोकस करते हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजी वर्सेस बिजनेस मॉडल, देखो स्ट्रैटेजी के अंदर क्या रहता है, डील्स विद कॉम्पिटिशन, सस्टेंस डिफरेंशिएशन, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन, फोकस विनिंग पे रहता है, ये अपना स्ट्रैटेजी के अंदर रहता है। लेकिन बिजनेस मॉडल के अंदर क्या रहता है, इंटरप्ले एलिमेंट्स है, ठीक है। क्रिएट, डिलीवर, कैप्चर एंड ट्रांसफ़र वैल्यू, इसमें मेकिंग मनी, दोनों चीज़ अपने लिए इक्वली इंपॉर्टेंट, स्ट्रैटेजी भी और बिजनेस मॉडल भी, ये इनके बीच का डिफरेंस रहता है। बिजनेस मॉडल कैनवास क्या होता है, बिजनेस मॉडल कैनवास कुछ नहीं रहता है कि आपने तो बस थोड़ा सा और रह गया ये यूनिट। तो बिज़नेस मॉडल कैनवास के अंदर 9 बिल्डिंग ब्लॉक्स रहते हैं। देखो अपन पूरा बिज़नेस के लिए बना रहे हैं ना, तो बिज़नेस का एक कंप्लीट मॉडल रहता है, उसको अपन यहाँ से देख लेते हैं। ये रहता है इसका बिज़नेस मॉडल कैनवास। इसमें जो की पार्टनर्स रहते हैं, की पार्टनर्स अपन ने पहले भी पढ़ा था, जो जिनके साथ में अपन जिनका हेल्प लेके अपन बिज़नेस रन कर रहे हो, ठीक है, जिनका हेल्प अपन ले रहे हैं, वो रहते हैं अपने की पार्टनर्स। की एक्टिविटीज़ क्या रहती हैं, हम क्या कर रहे हैं, की एक्टिविटीज़, जैसे ओला उबर है, ओला और उबर की एक्टिविटीज़ क्या है, राइड्स को बुक करना, ठीक है, और एक राइड को सक्सेसफुली कंप्लीट करना, ठीक है, यूजिंग डिलीवरी मतलब जो उनके ड्राइवर्स हैं उसको यूज़ करके। तो उसकी की एक्टिविटी क्या है, राइड्स बुक करना, ठीक है। वो आपको पता रहना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। की रिसोर्सेज क्या रहती है, जो आपको उस चीज़ के लिए ज़रूरत है, जैसे ओला का अपन ने एग्जांपल लिया, तो उसके की रिसोर्स क्या है, उसके पास में जो रहते हैं ड्राइवर्स जो रहना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहना चाहिए, है ना। हर टाइम ड्राइवर अवेलेबल रहेगा हमेशा, तो कोई ना कोई आपको क्या मिलेगा, जब ड्राइवर्स ही अवेलेबल नहीं रहेंगे तो वही राइड बुक कैसे करेगा, है ना। तो की रिसोर्स क्या है, उसका ड्राइवर है। तो ऐसे अपन आपको पता होना चाहिए की रिसोर्स आपके क्या हैं, ठीक है। वैल्यू प्रोपोजिशन के अंदर क्या रहता है कि व्हाट वैल्यू डू वी डिलीवर, आप क्या वैल्यू डिलीवर कर रहे हो कस्टमर को, ठीक है। ओले के लिए इसका एग्जांपल क्या रहेगा कि आप जो है मतलब राइड बुकिंग को क्या कर रहे हो, ईजी कर रहे हो, है ना, सबसे ईजी और मतलब एफिशिएंट बना रहे हो। कस्टमर के साथ में आपका क्या रिलेशन है, ये देख रहे हो। चैनल्स, मतलब किसके थ्रू आप कस्टमर मतलब प्रमोशन हो रहा है, क्या किस वजह से आप कस्टमर्स तक पहुंच पा रहे हो, वो कहलाते हैं आपके चैनल। जैसे सोशल मीडिया हो गया, है ना, हाँ, वो रीच आपका बता रहे हैं चैनल। कस्टमर सेगमेंट्स क्या रहते हैं, जो किसको आप सर्व कर रहे हो, है ना, किस तरह के कस्टमर्स को आप सर्व कर रहे हो। जैसे कुछ चीज़ें जो रहती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स जो रहते हैं वो Tier 2 Tier 1 सिटीज़ के लिए रहते हैं, कुछ मतलब उनके ये क्या है, सेगमेंट्स हैं, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स रहते हैं Tier 3 सिटीज़ के लिए भी रहते हैं, तो वो उनके कुछ नहीं है, कस्टमर सेगमेंट्स है, किनको आप सर्व करना चाह रहे हो, ठीक है। और 8 है अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर, मतलब आपको कितना
कॉस्ट पड़ेगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या रहती है, आप कैसे अर्न करोगे, ठीक है। आपका टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर इतना इतना जाएगा, लेकिन आप अर्न कैसे करोगे उसमें से, वो क्या रहता है अपना रेवेन्यू स्ट्रीम्स, ठीक है। ये जो बिजनेस मॉडल डिज़ाइन रहते हैं ना, इससे आप क्या करते हो, हेल्प डिज़ाइन टेस्ट एंड इनोवेट बिजनेस मॉडल्स दैट क्रिएट सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इससे आपको क्या मिलेगा, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। तो यही था इस यूनिट में। थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि एक्सप्लेनेशन में काफ़ी ज़्यादा मैं टाइम लेती हूँ, ठीक है। तो आप ये इसके की टेक अवेज पढ़ लेना, स्टोरी टेलिंग, अलाइंस पीपल, सारी चीज़ें हैं। तो इसके अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन देख लेंगे, एक पूरा कंप्लीट वीडियो अपन बना लेंगे क्वेश्चंस एंड आंसर के लिए। तो चलो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।